वेलकम बैक इन पारस अकेडमी। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पैराविद्युत अंग के बारे में। दोस्तों डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। दोस्तों पैराविद्युत अंग होता क्या है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कूलम्ब्स लॉ के बारे में, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि कूलम्ब्स लॉ है वो पैराविद्युत अंग में यूज आने वाला है, तो इसलिए हम कूलम्ब्स लॉ को अच्छे से समझेंगे। दोस्तों कूलम्ब्स लॉ को मैंने पिछली वाली वीडियो में अच्छे से कंप्लीट कर दिया है, तो आप वहां जाके अच्छे से उसको समझ सकते हैं। बाकी मैं आपको कूलम्ब्स लॉ के बारे में यहाँ समझाता हूँ। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम बताता है हमको किसी फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होता है वो काउंट करना बताता है। फॉर कूलम्ब का नियम है वो, हम सपोज करें कि हमारे पास दो चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज ये है, एक ये चार्ज है, ये ए है, ये बी है। तो यहाँ पे Q1 चार्ज है और यहाँ पे Q2 चार्ज है। इसकी जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास r डिस्टेंस पे ये रखे हुए हैं। दोस्तों कूलम्ब का नियम बोलता है कि ये दोनों चार्ज है, इन दोनों के मध्य जो फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स या रिवल्सन फोर्स, मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण जो फोर्स लगता है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनली होता है। और जो डिस्टेंस होती है इन दोनों के मध्य की जो डिस्टेंस होती है वो फोर्स के स्क्वायर, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे हम लिखें फोर्स प्रोपोर्शनली होता है इन दोनों के प्रोडक्ट के, Q1 व Q2 के। और जो इसकी डिस्टेंस होती है इन दोनों के मध्य की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनकी जो इसकी डिस्टेंस है इसका स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दोस्तों इसको लिखे तो हम लिखे तो ये लिखने में आता है कि F समानुपाती Q1 Q2 इन दोनों का प्रोडक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो ये इसका कांस्टेंट आएगा हमारे पास K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हम लिखे K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम लिखे यहाँ पे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो दोस्तों ये है हमारा कूलम्ब्स लॉ, ये बोलता है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के द्वारा हम किसी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो काउंट कर सकते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है कि हमारे पास दो चार्ज है वो स्थिर रखे हुए हैं, सेम दूरी पे हैं, r डिस्टेंस पे है। तो इनके मध्य जो फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स या रिवल्सन फोर्स लगेगा, वो इनके मध्य की मतलब इनके मध्य जो फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स या रिवल्सन फोर्स जो इन दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा और इसके स्क्वायर के, इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये होता हमारा कूलम्ब्स का लॉ, कूलम्ब का नियम। दोस्तों ये सिंपली हमें हमारे पैराविद्युत अंग में यूज आने वाला है ये फॉर्मूला जो हमारे कूलम्ब्स लॉ का है, ये सिंपली पैराविद्युत अंग में यूज आने वाला है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं पैराविद्युत अंग को समझने के लिए। पैराविद्युत अंग होता क्या है दोस्तों? पैराविद्युत अंग को समझने के लिए जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पैराविद्युत अंग। पैराविद्युत अंग, पैराविद्युत अंग होता क्या है दोस्तों? पैराविद्युत अंग को समझने के लिए हम, हमारे पास एक फ्री स्पेस है, मतलब एक निर्वात है, और दूसरा हमारे पास कोई अदर माध्यम है, मतलब अदर मीडियम है कोई। जैसे हमारे पास एक तो फ्री स्पेस हो गया और दूसरा हम ले लें कि जैसे एयर ले ले, वायु ले ले, या फिर वाटर ले ले, जल ले ले। तो दोनों के मध्य संबंध, मतलब रिलेशन डिफाइन करता है ये पैराविद्युत अंग है। जो जैसे हमारे पास दो चार्ज हैं वो सेम दूरी पर रखे हुए हैं किसी फ्री स्पेस में, और दो ही सेम चार्ज है, वो भी सेम चार्ज है, वो भी सेम डिस्टेंस दूरी पर रखे हुए हैं, और उनके मध्य जो फोर्स लगेगा और दोनों के मध्य जो फोर्स लगेगा उनका जो अनुपात होगा वो पैराविद्युत अंग कहलाता है। पता है दोस्तों, हमें प्रूव करना है F अपॉन Fm इक्वल टू K, मतलब हमें ये प्रूव करना है। तो हमें ये प्रूव करने के लिए हमारे पास दो मीडियम है, उन दोनों में हमें रिलेशन डिफाइन करना है। जैसे आधा एक तो फ्री स्पेस है और दूसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास अन्य मीडियम, मतलब अदर मीडियम कोई भी मान लेते हैं, हमारे पास एयर है या फिर जल है, वाटर है। तो हम देखते हैं जैसे अकॉर्डिंग टू हमारे पास, पहले हमारे पास दो चार्ज है Q1 Q2 चार्ज,
दोस्तों दो चार्ज है वो फ्री स्पेस में रखे हुए हैं। जैसे हमारे पास ये कोई पॉइंट चार्ज है, ये Q2 है, ये Q1 है, और ये सेम डिस्टेंस पर रखे हुए हैं r डिस्टेंस पर। तो दोस्तों हम यहाँ से हम अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम्ब्स लॉ से हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब लॉ के अनुसार तो हम लिखते हैं, जैसे कूलम्ब यहाँ पे दो चार्ज है, इनकी डिस्टेंस r है, तो हम क्या लिखेंगे, इन दोनों के मध्य जो फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स, तो इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के तो प्रोपोर्शनल ही होगा Q1 में Q2 चार्ज के, और इसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम दोस्तों आगे लिखे हैं, तो ये लिखने में आएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे K की वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट होती है, मतलब जो फ्री स्पेस होता है उसमें एप्सिलॉन नॉट होती है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होती है दोस्तों फ्री स्पेस में जो हमारा जो फोर्स लगेगा, तो ये होगा जो चार्जों में जो फोर्स लगेगा वही होगा। अब हम सेकंड बात करते हैं, अदर मीडियम में कोई जल या फिर वायु हो, उसके मध्य जो क्या करेगा हम, तो हमारे पास वो दो चार्ज हैं Q1 Q2 चार्ज, तो अकॉर्डिंग टू जैसे हमारे पास दो चार्ज है वो भी सेम डिस्टेंस पर रखे हुए हैं Q1 Q2, इनकी जो डिस्टेंस होगी वो भी R होगी, मतलब सेम डिस्टेंस पर, जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ये इस डिस्टेंस पे होगी, मतलब जितना इसका चार्ज होगा उतना ही Q1 Q2 ये चार्ज है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा तो इसको भी हम अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ लिखेंगे, तो इस पे जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, जो क्या होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, और इसकी जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे हम लिखें तो ये क्या आएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो यहाँ पे K की वैल्यू होगी वो अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन होगी दोस्तों, K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे एक K आएगा, K क्यों आएगा, क्योंकि जो अदर माध्यम है हमारे पास, अदर मीडियम, तो यहाँ पे वैल्यू में परिवर्तन होगा कहीं ना कहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे K लेके चलते हैं। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। दोस्तों हम सिंपली अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन 2 का भाग दे देते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट भाग इक्वेशन 2, दोस्तों हम यहाँ पे इसमें भाग देते हैं, तो F अपॉन FM, F की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये है। और जो हमारी वैल्यू होगी दूसरी FM की, यहाँ पे हमने FM क्यों लिया है दोस्तों, यहाँ पे हमें FM लेना है, क्यों, क्योंकि ये अदर मीडियम है, अन्य मीडियम है, इसलिए यहाँ पे हमने FM ले लिया है सिंबल के लिए। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस, ये सेम जो वैल्यूज हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, बचेगा क्या 1/K, हर के हर में जो वैल्यू होती है वो अंश में चली जाती है, तो हमारे पास 2 आएगा, तो ये आएगा K। ये होता है हमारा पैरावैद्युतांक, जो K है यहाँ पे वो है पैरावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दोस्तों सिंपली ये पैरावैद्युतांक होता है जो ये है। अब पैरावैद्युतांक को डिफाइन करें तो पैरावैद्युतांक, जैसे हम बोले हमारे पास एक फ्री स्पेस है, एक अदर मीडियम है, तो फ्री स्पेस में जैसे, तो फ्री स्पेस में उसमें भी दो चार्ज हैं Q1 Q2, वो सेम डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, और जो अन्य मीडियम है, अदर मीडियम है, उसपे क्या है, उसमें भी ये दो चार्ज है, जितनी डिस्टेंस पर ये रखे हैं उतनी डिस्टेंस पर ये रखे हैं, इतने चार्ज दिए उतने ये चार्ज है Q1 Q2। तो यहाँ पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, वो फोर्स पर इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे फोर्स पर इफेक्ट पड़ेगा, तो हम सिंपल इसकी जो डिफाइन मतलब डेफिनेशन दें पैरावैद्युतांक की, तो ये है जैसे
किसी फ्री स्पेस में दो चार्ज रखे हुए हैं, उनके मध्य जो लगने वाला फोर्स अन्य सेम दूरी पर, मतलब सेम किसी मीडियम दूसरे मीडियम में सेम डिस्टेंस पर रखे हुए दो चार्जों के मध्य लगने वाला फोर्स, दोनों का अनुपात पैराविद्युतांक कहलाता है। जैसे इसका अनुपात, मतलब इसमें लगने वाला फोर्स F और इसमें लगने वाला फोर्स क्या है, Fm ने माना, तो इसका जो अनुपात होगा F/Fm, वो होगा हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो दोस्तों डाइलेक्ट्रिक, ये पैराविद्युतांक का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमें हमारे क्वेश्चन पेपर में 2 नंबर का ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का पूछा जाता है। तो 2 नंबर पूछा जाए तो हमने इतना यहाँ पे लिख के आना है। और यहाँ पे छोटी मोटी बातें हैं, जैसे हमारे पास पूछ लिया जाए कि वायु का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, हवा का, और भी पूछा जाए एयर का और वाटर का पूछा जाए, और हमसे पूछा जाए किसी गिलास का कितना होता है। जैसे हम बोले कि एयर का कितना होता है, एयर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना होता है, एयर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो लगभग हमारे पास होता है 1.6, और वो वाटर का होता है हमारे पास, जो वाटर का होता है वो होता है दोस्तों 1 या 81 होता है दोस्तों, 81। वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, पैराविद्युतांक होता है, वो होता है 81। और फ्री स्पेस का निर्वात का कितना होता है, फ्री स्पेस का कितना होता है, फ्री स्पेस का हमारे पास होता है 1, मतलब निर्वात में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है दोस्तों। और हमारे पास और बात करें गिलास की, जो गिलास का पैराविद्युतांक होता है दोस्तों, वो होता है हमारे पास, गिलास का जो पैराविद्युतांक होता है वो होता है हमारे पास 5 to 10 के मध्य। तो ये होता है पैराविद्युतांक, और ये छोटी मोटी जो बातें हैं वो मैंने बता दी आपको अच्छे से। एक बार और, पैराविद्युतांक किसे कहते हैं, किसी अदर माध्यम में, या और एक तो फ्री स्पेस है और एक हमारे पास अदर मीडियम है, तो दोनों के मध्य जो रिलेशन दर्शाते हैं, रिलेशन डिफाइन करते हैं, उसे पैराविद्युतांक कहते हैं। जैसे दोनों के मध्य जो फोर्स लगेगा वो उस पे दोनों में इफेक्ट होगा। जैसे दो चार्ज पार्टिकल हैं, चार्ज हैं, उनके मध्य जो डिस्टेंस, इनके मध्य जो लगने वाला फोर्स, और अन्य माध्यम में रखे हुए सेम दूरी पर रखे हुए चार्जों के मध्य लगने वाला फोर्स, दोनों के अनुपात को हम बोलते हैं पैराविद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।